हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के अतुल सर क्लास 9th के बच्चों के लिए हिस्ट्री का ये 5वां वीडियो लेकर उपस्थित हैं। इस वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को द फ्रेंच रेवोल्यूशन का तीसरा पार्ट यानी तीसरा लेसन समझाने जा रहा हूँ। आप देखिए, आपका तीसरा लेसन है फ्रांस एबोलिशेज मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक, यानी फ्रांस मोनार्की को समाप्त कर देता है और रिपब्लिक बन जाता है। मोनार्की मतलब राजतंत्र को समाप्त कर देता है और वह एक गणतंत्र देश बन जाता है। जैसे भारत एक रिपब्लिक कंट्री, यानी फ्रांस में लोकतंत्र आता है। तो इस कहानी को समझना है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ तक कहानी समझा दिया था कि फ्रांस में नेशनल असेंबली के लोग आते हैं और अपने फ्रेंच लोगों को कुछ ह्यूमन राइट्स देते हैं। यहाँ तक कहानी समझा दिया। यानी अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि नेशनल असेंबली पूरी तरह से फ्रांस देश पर रूल करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं था कि नेशनल असेंबली रूल करने लगते हैं तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई घटनाएं नहीं हो रही थी। उसके बावजूद भी फ्रांस बिल्कुल डिस्टर्ब था। तो उस डिस्टर्बेंस को समझेंगे, आखिर क्या हुआ फ्रांस में। तो लुई 16 का सारा अधिकार नेशनल असेंबली के लोगों ने छीन लिया था और लुई 16 को नाम मात्र का अधिकार छोड़ा था। यानी लुई 16 के पास बहुत कम अधिकार बचे थे, वह लिमिटेड पावर के साथ रह रहा था और ये लुई 16 को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लुई 16 अपना सारा पावर वापस पाना चाहता था। ये लुई 16 के लिए शर्म की बात थी, इंसल्ट की बात थी कि उसका पावर छीन लिया गया था। इसलिए देखिए लुई 16 क्या किया। लुई 16 इंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ प्रसा। प्रसा के राजा के साथ सीक्रेट नेगोशिएशन शुरू किया, गुप्त बातचीत जो किसी को पता नहीं चले। क्यों? क्योंकि वो अपनी शक्ति को वापस पाना चाहता था। और प्रसा जैसे देश के राजा लोग लुई 16 को क्यों मदद करना चाहते थे? क्योंकि उन लोगों को यह चिंता थी, इस बात की चिंता थी कि फ्रांस में क्या है कि राजतंत्र के खिलाफ कई तरह की घटनाएं घट रही हैं और वहाँ एक तरह से लोकतंत्र आ रहा है और इसी तरह का प्रभाव हमारे देशों पर पड़ सकता है। तो जो पड़ोसी देश थे, फ्रांस के जो पड़ोसी देश थे, वो काफ़ी चिंता में थे कि हो सकता है कि जो फ्रांस में हो रहा है वही सब हमारे देश में होने लगेगा। राजतंत्र के खिलाफ लोग आवाज़ उठाने लगेंगे। तो जो पड़ोसी देश के राजा लोग थे वो फ्रांस के लुई 16 को मदद करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था द समर ऑफ 1789, ये जो साल था जब द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड, फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। तो उन्होंने इस गर्मी के समय को देखा था, गर्मी के महीनों को देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद कई घटनाएं घट रही थी। तो पड़ोसी देश के जो राजा लोग थे वो चिंता में थे और वो लुई 16 को मदद करना चाहते थे। वो राजा लोग लुई 16 को अपने देश से सेना भेजना चाहते थे ताकि ये जो घटनाएं घट रही हैं इन घटनाओं को रोका जा सके, जिससे लोकतंत्र पूरी तरह से वहाँ ना आ सके। जब लोकतंत्र आ जाएगा तो उसका असर उनके देश में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा। इसलिए वो राजा लोग
लुईस 16 को मदद करना चाहते थे। तो लुईस 16 एक सीक्रेट तरीके से उन राजाओं के संपर्क में था, उनसे बातचीत कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उनकी मदद से वो फिर से अपने राजपाट को प्राप्त कर लेगा, यानी फिर से वो पूरी शक्ति के साथ फ्रांस का किंग बन जाएगा। लेकिन इससे पहले नेशनल असेंबली के लोगों को पता चल गया कि हम लोगों का राजा जो है गद्दार है, यह पड़ोसी देश के राजाओं के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है। यह बात नेशनल असेंबली के लोगों को पता चल गया। अब वे लोग क्या किए, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792। उनको क्रोध आया, उन्होंने इसके खिलाफ वोटिंग किया अपने असेंबली में, एंड टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रसा एंड ऑस्ट्रिया, और दो देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। नेशनल असेंबली के लोग चाहते तो राजा को भी सजा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, राजा को अभी सजा नहीं देना है, अभी उन दुश्मनों को सबक सिखाने की जरूरत है जो हम लोगों के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो नेशनल असेंबली वार डिक्लेयर किया, युद्ध की घोषणा कर दिया दो देशों के साथ, प्रसा और ऑस्ट्रिया। युद्ध स्टार्ट हो गए बच्चों। तो यह युद्ध इस रूप में देखा गया कि यह युद्ध राजतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के लिए लड़ा जा रहा है। यह इस युद्ध को राजतंत्र के खिलाफ लड़ा जा रहा था और लोकतंत्र के लिए लड़ा जा रहा था। तो यहाँ डेमोक्रेसी को बचाना था, अब मोनार्की के खिलाफ लड़ाई करना था। तो इस युद्ध में बहुत सारी जनता, फ्रांस की बहुत सारी जनता भाग ली, वह स्वयं भाग ली, है ना, वॉलेंटियर के रूप में इस युद्ध में भाग लिए। और इस युद्ध में कई तरह के देशभक्ति गीत गाए गए, जिनमें से एक गीत काफी फेमस हुआ जो मार्सेलेस था। मार्सेलेस जो गीत था, मार्सेलेस नाम के जगह से ही गाया गया था। जब सेना मार्सेलेस नाम के जगह से कूच की थी, आगे बढ़ी थी पेरिस शहर की तरफ, तो यह गीत वह गाई थी जो आगे चलकर फ्रांस देश का नेशनल एंथम बना। द मार्सेलेस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, यह फ्रांस का राष्ट्र गान बना। तो काफी यह पॉपुलर हुआ युद्ध, यह जो वार लड़ा गया यह काफी पॉपुलर वार था। और इस वार में प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे देश हार गए, युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन फ्रांस में कई तरह की चर्चाएं होने लगी, क्योंकि इस युद्ध से काफ़ी नुकसान हुआ था लोगों का, और आर्थिक नुकसान भी हुआ था। कई तरह के नुकसान हुए थे और आर्थिक नुकसान भी हुआ था। इस युद्ध में एक बढ़िया चीज़ भी देखा गया था कि जब फ्रांस युद्ध लड़ रहा था प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, तो जो मेन घर के जो मर्द लोग थे, जब वो युद्ध लड़ने चले गए तो अब घर संभालने का, परिवार को संभालने का, परिवार के पालन पोषण करने का जो जिम्मेदारी था वो औरतों पर आया। और औरतों ने, फ्रांस की औरतों ने ये बहुत ही बखूबी, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन जिम्मेदारियों को निभाया। तो जब फ्रांस के मर्द लोग बाहर युद्ध करने चले गए थे, तो फ्रांस की औरतें अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाई, जो पहले ऐसा उम्मीद किया जाता था कि ये आदमी ही कर सकते हैं। जैसे फ्रांस की औरतें बाहर जाकर पैसा भी कमाई, फ्रांस की जो औरतें थी वो घर परिवार को भी संभाली, तो अपनी वो दोहरी जिम्मेदारियों को दिखाई। ये एक अच्छा चीज़ दिखाई दिया। लेकिन फ्रांस का जब युद्ध समाप्त हुआ तो कई तरह की चर्चाएं हो रही थी सरकार को लेकर।
लोग कह रहे थे कि नेशनल असेंबली अमीर लोगों की सरकार है, अमीर लोगों की, क्योंकि यह सबको वोटिंग राइट्स नहीं देती है, सभी लोगों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं देती है। यह उन्हीं को पॉलिटिकल राइट्स देती है जिसके पास पैसा है, धन है। तो यह अमीरों की सरकार है। इस तरह की चर्चाएं होने लगी। लोग कहने लगे क्रांति रोकने की जरूरत नहीं है, क्रांति अब करने की जरूरत है नेशनल असेंबली के लोगों के खिलाफ, क्योंकि यह अमीर लोगों को सपोर्ट करती है, यह सरकार गरीब लोगों को सपोर्ट नहीं करती है। तो फ्रांस के जो लोग थे वह अभी सरकार के खिलाफ, जो गरीब लोग थे, अब लड़ाई यहाँ सही तरीके से आ रहा था कि अमीर लोगों के खिलाफ, यानी अमीर लोगों का जो सरकार था उसके खिलाफ एक लड़ाई चला गरीब लोगों का। कई तरह के इसके लिए पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे। पॉलिटिकल जो क्लब था वहाँ पर अड्डा बन गया जहाँ सरकार के कार्यों के बारे में और उसकी कमी निकालने के लिए वहाँ लोग चर्चा करने लगे। सरकार के खिलाफ अड्डा बन गया था। बहुत सारी औरतें भी अपना पॉलिटिकल क्लब बना ली थी, क्योंकि फ्रांस में औरतों को भी किसी तरह का राइट्स नहीं दिया गया था। तो औरतें भी वहाँ अपना पॉलिटिकल क्लब बनाई। तो जितने भी पॉलिटिकल क्लब बने थे उसमें सबसे फेमस हुआ था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब बच्चों सबसे फेमस क्लब था। द जैकोबिन क्लब गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। समझिएगा, पेरिस शहर में सेंट जैकब एक कन्वेंट बिल्डिंग था, ठीक है, कन्वेंट बिल्डिंग, सेंट जैकब नाम का। ये एक धार्मिक बिल्डिंग कह सकते हैं, रिलीजियस बिल्डिंग। और उसी बिल्डिंग के नाम पर इस क्लब का नाम रखा गया, इस पॉलिटिकल क्लब का नाम रखा गया है जैकोबिन क्लब। ये बहुत ही फेमस क्लब था, सबसे मशहूर हुआ फ्रांस देश में, और इसने आगे चलकर बहुत बड़ी क्रांति भी की फ्रांस में। समझिएगा, इट्स मेंबर्स वर स्मॉल शॉपकीपर्स। इस जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो सब गरीब सोसाइटी से बिलोंग करते थे। आप समझिएगा, छोटे छोटे दुकानदार इसके मेंबर थे, वो शामिल थे। इसमें आर्टिजन लोग थे, आर्टिजन कारीगर जैसे शू मेकर, पेस्ट्री बनाने वाले लोग, वॉच मेकर कहिए, प्रिंटर लोग, ऐसे ऐसे आर्टिजन इनमें शामिल थे। एंड डेली वेज वर्कर्स, प्रतिदिन की मजदूरी पर काम करने वाले वर्कर्स लोग इसमें शामिल थे। एक और बात समझिए, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर वाज द हेड ऑफ द जैकोबिन क्लब। इस जैकोबिन क्लब का जो हेड था वह था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर, यानी इन गरीबों का नेता। जैकोबिन क्लब आप देख सकते हैं, सब इसमें गरीब लोग हैं, और इन गरीबों का नेता कहिए मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर था, इन गरीबों का नेता। वह इस क्लब को चला रहा था। इस क्लब के लोग अमीरों से बिल्कुल नफरत करते थे, यहाँ तक नफरत करते थे कि अमीर लोगों का जो ड्रेस था, पहनावा था, वह घुटने तक था। वह एक लंबा ड्रेस पहनते थे घुटनों तक। इन्होंने कहा, ये मेंबर्स लोग कहें कि हम लोग वैसा कपड़ा नहीं पहनेंगे जैसा फ्रांस के अमीर लोग पहनते हैं। हम लोग जो डॉक वर्कर्स लोग हैं, डॉक वर्कर्स, पानी वाले जहाज पर जो काम करते हैं, ऐसे वर्कर्स का कपड़ा पहनेंगे। और इसके लिए वो धारीदार पैंट बनवाए, और कपड़ा वो लंबा नहीं पहनते थे, वो कपड़े को इन करके पहनते थे, पैंट के अंदर इन कर लेते थे और उसको पहनते थे, जिससे कि वो अमीरों से अलग दिखें। इतना नफरत था उन अमीर जादों से। तो फ्रांस के ये जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, ये ड्रेस तक अलग बनवा लिए, जिससे कि ये अमीर लोगों से बिल्कुल अलग दिखाई दे। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर इसका हेड बन गया। और उसने क्या देखा, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर फिर पेरिस शहर के लोगों को देखा
कि पेरिस शहर के लोग बहुत परेशान हैं। पेरिस शहर के लोगों को सबसे बड़ी परेशानी है ब्रेड का जो दाम बढ़ रहा था, महंगा हो रहा था, और उसने देखा कि यहाँ के लोगों को फूड सप्लाई सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसका भी प्रॉब्लम है। तो उसने पेरिस शहर के पर्शियन लोगों के साथ मिलकर, पेरिस शहर के लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचना शुरू किया, और ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10, 1792 को घटना घटी। जैकोबिन एंड पार्सियंस, पेरिस शहर के लोग आंधी की तरह स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलरिज, राजा का महल था ट्यूलरिज, और उनके महल में ये लोग आंधी की तरह घुस गए, यानी जैकोबिन के लोग और पेरिस शहर के लोग, राजा का जो महल था ट्यूलरिज उसमें घुस गए, और वहाँ के सारे बॉडीगार्ड को ये लोग मार दिए और राजा को बंधक बना लिए। ये घटना घट गई, राजा वहाँ का इनके कब्जे में आ गया। और इसके बाद जो असेंबली था, असेंबली वोटिंग किया कि जो राजा है ये तो सही में गद्दार है, राजा जो है सही में गद्दार है। जो असेंबली था फ्रांस का, उसने वोटिंग किया कि ये गद्दार राजा है, इसको जेल में डाला जाए। तो उस राजा को वोटिंग करके ये लोग जेल में डाल दिए। राजा जेल में चला गया, कैद हो गया, उसका पूरा परिवार जेल में चला गया। राजा ही नहीं, राजा का पूरा परिवार जेल में चला गया। तो जो उसके बाद वो असेंबली कहा कि नहीं, अब एक नए तरीके से फ्रांस में वोटिंग करवाना है। तो इस बार जो वोटिंग का अधिकार था बच्चों, वह 21 साल के सभी लोगों को दिया गया। जो 21 साल थे, 21 साल के ऊपर थे, उन सभी लोगों को फ्रांस में वोटिंग राइट्स दिया गया, चाहे वो गरीब थे या अमीर थे, सबको वोटिंग राइट्स दिया गया। हाँ, याद रखिएगा, औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था अभी भी। तो मेन को, सभी मेन को दे दिया गया, चाहे गरीब है या अमीर है, सबको वोटिंग राइट्स फ्रांस में दे दिया गया। तो जब फ्रांस में सबको वोटिंग राइट्स दिया गया तो द न्यूली इलेक्टेड असेंबली, एक नया असेंबली आया, और उस असेंबली को कहा गया द कन्वेंशन। और इस बार असेंबली किसका आया? इस बार जब इलेक्शन हुआ, जब वोटिंग हुआ, तो जैकोबिन के लोग इस इलेक्शन को जीत गए, और इस बार असेंबली में जैकोबिन के लोग आए और उन्होंने असेंबली का नाम चेंज कर दिया, क्योंकि उनको नेशनल असेंबली से नफरत था। उन्होंने असेंबली का नाम कन्वेंशन रखा कि हम जो असेंबली चलाएंगे यह कन्वेंशन कहलाएगा। तो सोचिएगा कि सबसे पहले किसका असेंबली था? लुई 16 का स्टेट जनरल, वो भी गया, नेशनल असेंबली आ गई। नेशनल असेंबली भी चला गया, अब कौन आ गया? कन्वेंशन, ये असेंबली आ गया। और इसने आते ही ऑन 21 सितंबर 1792 को इट एबोलिश्ड द मोनार्की, इसने मोनार्की को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। जैकोबिन के जो भी सदस्य आए थे उन्होंने मोनार्की को समाप्त कर दिया कि अब लुई 16 का कोई काम नहीं, कोई राजा नहीं चाहिए, यह देश राजा से नहीं चलेगा। एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक, और उसने फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। रिपब्लिक में क्या होता है? जो सरकार के हेड होते हैं या जो भी लीडर होते हैं इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, चाहे सरकार हो या सरकार का वो हेड हो, वो सब लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था को रिपब्लिक कहा गया, और ये व्यवस्था फ्रांस देश में आ गई। फ्रांस देश में जब आई तो जैकोबिन की जो सरकार आई, और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर आप समझ ही रहे हैं, अब ये रूलर हो गए, क्योंकि ये जैकोबिन क्लब के हेड थे। और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर अब यहाँ एक डिसीजन लिए। सबसे पहले राजा पर, जो लुई 16 राजा था जो जेल में था, उस पर गद्दारी का आरोप लगा, देशद्रोह का मुकदमा चला, उसे देशद्रोही घोषित किया गया।
और उसी पर उसको सजा हुआ। देखिए क्या सजा हुआ। ऑन 21 जनवरी 1793 लुइस 16 वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कंकॉर्ड। यह जगह था डी ला कंकॉर्ड। इस जगह पर लुइस 16 को सार्वजनिक रूप से सबके सामने फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि वह पड़ोसी देश के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा था। इसीलिए उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला, देशद्रोह का आरोप लगा और उसको सबके सामने फांसी दी गई, ताकि लोगों में डर पैदा हो कि जो भी देश के साथ गद्दारी करेगा उसका यही हाल होगा। और कुछ दिनों के बाद इनकी जो रानी थी लुइस 16 की, मेरी एंटोनेट, उनके साथ भी यही हश्र हुआ जो राजा के साथ हुआ था। उन्हें भी फांसी दी गई सबके सामने। अब समझिए, ये अजीब देश था। कोई सोचा भी नहीं था कि राजा जो दूसरे को फांसी देता है वो खुद फांसी पर चढ़ जाएगा। ऐसी घटना इस फ्रांस देश में घटी थी बच्चों। तो ये एक अजीब देश था जहाँ राजतंत्र खत्म ही नहीं किया गया, राजतंत्र को फांसी चढ़ा दिया गया। यह स्थिति में था ये फ्रांस। तो बहुत अजीब तरह की घटनाएं फ्रांस में घटी हैं, जिसको हमें जानना है कि किस तरह से राजतंत्र गया, लोकतंत्र आया, फिर लोकतंत्र गया, फिर राजतंत्र आया। कई तरह के वहाँ शासन आए गए, यानी काफ़ी परिवर्तन हुए। कई तरह के शासन देखने को मिलेंगे फ्रांस में। तो अब यहाँ आप समझ सकते हैं, अब फ्रांस देश पर जब नेशनल असेंबली के लोग चले गए तो कौन शासन कर रहा है? जैकोबिन के लोग। और उसका जो हेड है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर, वह रूलर बन चुका है फ्रांस का। अब यहाँ किसका शासन चल रहा है फ्रांस में? तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर का शासन चल रहा है। मैक्सिमिलियन रूल कर रहा है। तो ये कैसा शासन किया फ्रांस में, इस कहानी को बच्चों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से मैक्सिमिलियन वहाँ रूल किया, शासन किया। तो अब तक आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके आगे क्या घटना घटी जब मैक्सिमिलियन रूलर बन गया, शासक बन गया। तो उसके आगे फ्रांस में क्या क्या घटनाएं घटी, उन घटनाओं को हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। आपको इंतज़ार करना होगा। अतुल सर बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। समझाने का हम भरपूर प्रयास किए हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।